हेलो एवरीवन, मेरे क्लो अकेडमी में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप सभी को पता है कि राजस्थान एपीओ का जो आपके एग्जाम है 2025 यानी जनवरी 19 के अंतर्गत आपके होने वाला है। उसी के संबंध में आज का आपके जो सेकंड सब्जेक्ट है राजस्थान पब्लिक एग्जामिनेशन 2022 के बारे में हम उसको अध्ययन करने वाले हैं। जो आपके प्री एग्जाम के अंतर्गत क्या क्या चीजें आने वाली है और मेंस एग्जाम में आपके क्या क्या चीजें पूछे जाने वाली है, तो वो सारी हम आज अभी डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो अपने इस चैनल के माध्यम से आप और हम अब इस चैप्टर को, इस बैरेट को पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो जुड़ जाइए मेरे साथ में। और इस बैरेट के अंतर्गत क्या क्या चीजें आपको पढ़नी होगी उसके बारे में थोड़ा सा एक छोटा सा ओवरव्यू ले लेते हैं कि इसमें क्या क्या चीजें आपको पढ़नी होगी। सबसे पहले इसमें आपको जनरल रूल दिखाई देंगे। ठीक है, सामान्य सिद्धांत आपको इसमें देखने होंगे। फिर आपके इसमें ऑब्जेक्ट के बारे में होगा कि इस अधिनियम को बनाने के पीछे का सरकार की क्या मंशा है, सरकार का क्या उद्देश्य है, वो भी हम जानने की कोशिश करेंगे। इस एक्ट में ऐसी कौन सी चीज है जो प्रोहिबिटेड रखी गई है, जिसको करने पर अपने को वो अपराध के अपराध कारित हो सकता है या अपने को दंड का भागी बन सकते हैं, तो वो भी सारी चीज हम देखने वाले हैं। यानी प्रोहिबिटेड एक्ट के बारे में होगा, जो पोजीशन के बारे में या कोई भी ऐसी बात जो आप डिस्क्लोज कर रहे हो। ठीक है, तो वो सारा कुछ हम देखने वाले हैं। अगर आप कोई भी ऐसा कर रहे हो, उल्लंघन कर रहे हो, बाय प्रोहिबिटेड कर दिया और फिर भी आप वो काम कर रहे हो, तो वो ऑफेंस की कैटेगरी में आएगा, तो आपको पनिशमेंट भी मिलेगी। ठीक है, तो ऑफेंस का भी पार्ट आपको इसमें देखने को मिलेगा। फिर पावर ऑफ इन्वेस्टिगेशन का भी, अब आपने ऑफेंस कारित कर दिया है तो वो मामला जाएगा पुलिस के माध्यम से, चार्जशीट वगैरह सारा कुछ इसमें होने वाला है। तो इन्वेस्टिगेशन वगैरह होंगे, तो उसमें क्या क्या आपने अपराध किए हैं, क्या आपने वास्तव में अपराध किया नहीं है, जो बात बतानी नहीं थी वो आपने बता दी है, वो सारा कुछ इसमें इन्वेस्टिगेशन किया जाएगा। कौन करेगा, कैसे होगा, वो सारा कुछ हम इसमें देखने वाले हैं। फिर इसमें आपके शेड्यूल भी बताई गई है, जो आपके रूल के रूप में होगा, जो नियम भी इसमें बताए गए हैं, तो सारा कुछ हम इसमें देखने वाले हैं। ठीक है साथियों, चलिए तो मैं स्टार्ट कर रहा हूं अब आप लोगों के लिए। राजस्थान सार्वजनिक परीक्षा भर्ती अनुचित साधनों की रोकथाम अध्युपाय अधिनियम 2022 के बारे में। ठीक है, इसमें क्या क्या चीजें होने वाली है, देखिए इस अधिनियम का जो एक्ट नंबर है आपके, एक्ट नंबर 6 होने वाला है। ठीक है, टोटल सेक्शन इसमें 20 सेक्शन होंगे। कितने सेक्शन होंगे? 20 सेक्शन होंगे। दो शेड्यूल के बारे में, अनुसूचियां कितनी होंगी इसमें? दो अनुसूचियां होने वाली है। कब से ये लागू हो गया था? तो 6 अप्रैल 2022 को ये क्या हो गया था? लागू हो गया था। कब हुआ था? 6 अप्रैल 2022 को ये क्या हो गया? लागू हो गया। राज्यपाल की जो सहमति है यानी अनुमति है, वो कब मिली थी इस एक्ट को? तो 5 अप्रैल 2022 को इस अधिनियम की सहमति आपको राज्यपाल महोदय के द्वारा मिल गई थी। ठीक है, यानी ये आपके 5 क्वेश्चन है। 1 2 3 4 5, ये पांचों क्वेश्चन आपसे आपके प्री एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, तो इसका विशेष ध्यान रखना। ठीक है, और कभी कभी आपको यह भी पूछा जा सकता है कि इस अधिनियम का सन कौन सा है, तो यह भी आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, समझ रहे हो ना मेरी बात को? तो आपको किसी भी बिंदु को हल्के में नहीं लेना है। ठीक है, चलिए अब हम इंडेक्स की बात कर लेते हैं। इसमें क्या क्या चीजें आपको बताई गई है वो देख लेते हैं। चलिए देखिए, इंडेक्स आरपी एक्ट 2022, सबसे पहले इसमें सेक्शन 1 होने वाला है, प्रीलिमिनरी के बारे में बात करेगा, प्रारंभिक के बारे में बात करेगा। फिर आता है इसमें सेक्शन 2। ठीक है, सेक्शन 2 क्या कहता है? डेफिनेशन के बारे में, परिभाषाओं के बारे में बात करता है। कौन कौन सी इसमें डेफिनेशन होने वाली है? तो सबसे पहले इसमें 2A के अंतर्गत आपके सार्वजनिक परीक्षा का संचालन के बारे में बताया जाएगा। फिर 2B के अंतर्गत परीक्षा अधिकारी होगा। ठीक है, एग्जामिनेशन ऑफिसर। फिर इसमें एग्जामिनेशन सेंटर के बारे में होगा, परीक्षा केंद्र होगा। फिर एग्जामिनी यानी परीक्षार्थी कौन होगा? भाई आप ही एपीओ का एग्जाम देने वाले हो, तो आप ही होने वाले हो ना, तो परीक्षार्थी के बारे में इसमें डेफिनेशन बताई गई है। सार्वजनिक परीक्षा के बारे में बताया गया, पब्लिक जो इसमें पब्लिक एग्जामिनेशन के बारे में बताया गया है। 2F के अंतर्गत क्या? अनुचित साधन के बारे में बताया गया है। और जो इस अधिनियम के अंतर्गत यूज किए गए शब्द है, ठीक है, लेकिन इस अधिनियम में परिभाषित नहीं किए गए हैं, तो आपको उनका अर्थ है ना आईपीसी या आपके जो नवीनतम जो आपके अधिनियम अभी बना है BNS, उससे आपको लेना होगा। ठीक है, ये इसमें बताई गई है। तो यहाँ पे कुल मिला के आपको ABCDEF और G के अंतर्गत यानी ये सारी आपको डेफिनेशन बताई गई है। फिर आता है आपके इसमें सेक्शन 3। सेक्शन 3 में ये बताया गया है कि अनुचित साधनों का
प्रतिषेध के बारे में बताया गया है। अनफेयर मीन्स जो आपको प्रोहिबिटेड बताया गया है, ठीक है, उसके बारे में आपको ध्यान में रखना है। सेक्शन 4 के बारे में यह बताया गया कि जो आपके क्वेश्चन पेपर है, ठीक है, यानी जो प्रश्न पत्र है उसका कब्जा, ठीक है, पोजीशन और प्रकटीकरण, ठीक है, इसके बारे में आपको सेक्शन 4 बात करेगा। सेक्शन 5 क्या बात करेगा? परीक्षा में कार्य में न न्यस्त, यानी जो परीक्षा का जो कार्य है उसमें जो न्यस्त लोग है या उससे लगे हुए व्यक्ति का प्रकथन की रोकथाम के बारे में ये सेक्शन 5 बात करेगा। सेक्शन 6 प्रश्न पत्र और उत्तर पत्र के ओमार सीट का किसी भी रूप में अपराधिकृत कब्जा का या प्रकटीकरण के बारे में ये बात करेगा। या कोई भी आपके जैसे क्वेश्चन पेपर है या जो आंसर शीट है या ओमार शीट वगैरह है या किसी भी रूप में जो अनऑथराइज आपको पोजीशन वगैरह है या उसका डिस्क्लोज वगैरह प्रकटीकरण है वो नहीं होना चाहिए, इसके अंदर सेक्शन 6 के अंतर्गत बताया गया है। फिर सेक्शन 7 के अंतर्गत क्या है कि एग्जामिनेशन सेंटर में जो प्रवेश के निषेध के बारे में बात की गई है, ठीक है। फिर आता है आपके सेक्शन 7 में क्या बताई गई है, जो एग्जाम सेंटर है यानी जो परीक्षा केंद्र है आपके, उसमें प्रवेश में प्रतिषेध के बारे में बात करता है सेक्शन 7। उसके बाद में सेक्शन 8 क्या बात करता है कि परीक्षा केंद्र से बिन कोई भी अगर प्लेस रखा गया है या स्थान रखा गया है तो वहां पर जो पब्लिक एग्जामिनेशन के लिए उसको यूज नहीं किया जाएगा, ठीक है। फिर सेक्शन 9 क्या कहता है, प्रबंध तंत्र संस्था या अन्य द्वारा अपराध के बारे में, जो प्रबंध मैनेजमेंट है या इसमें इंस्टीट्यूशन वगैरह या अदर कोई भी बॉडी वगैरह हो तो उसके द्वारा कोई भी अपराध वगैरह तो सेक्शन 9 के अंतर्गत वो होने वाला है। फिर सेक्शन 10 के अंतर्गत आपके पेनल्टी यानी शास्तियों के बारे में बताया गया है। अब जो आपके प्री के अंदर जो सेक्शन आने वाले हैं, सेक्शन 1 से लेकर 10 तक आपके क्या आने वाला है, इसमें प्री एग्जाम के अंतर्गत आपसे ये क्वेश्चन पूछे जाएंगे यानी सेक्शन आपके आएंगे, ठीक है, समझ गए ना। यानी प्री में आपसे कौन कौन से पूछे जाएंगे, मैं यहां पे लिख देता हूं आप लोगों के लिए। प्री एग्जाम में सेक्शन 1 से लेकर 10 तक पूछे जाएंगे, ठीक है। तो इन जो आपके सेक्शन 1 से लेकर 10 तक आपको क्या कर लेना है, कंठस्थ एकदम कर लेना है, ठीक है। अगर आपको रात को 2 बजे भी पूछे ना कि सेक्शन 6 के अंतर्गत क्या है, ठीक है, तो आपका एकदम क्विक जवाब आना चाहिए कि जो एग्जामिनेशन सेंटर है उसमें प्रवेश के लिए प्रतिषेध किया गया है उसके बारे में ये बात करता है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, तुरंत जवाब देना, इस तरह से आपको याद करना है, ठीक है। चलिए सेक्शन 11 में क्या बताया गया है, 2 सिद्धि के विवर्जन के बारे में बताया गया है। सेक्शन आपके 12 जो 12 है, 12 में क्या बताया गया, संपत्ति की कुर्की और अभिहरण के बारे में बताया गया है। फिर इसमें सेक्शन 13 यानी कॉस्ट या कोई भी एक्सपेंस वगैरह हुआ है तो उनके संदाय के बारे में बात की जाएगी। सेक्शन 14 अपराधों का कॉग्निजेंस यानी संज्ञेय, अजमानती और असमन्य होगा। सेक्शन 15 अपराधों का अन्वेषण के बारे में होगा। सेक्शन 16 अभिहित न्यायालयों द्वारा विचारणीय मामले होंगे। सेक्शन 17 अभिहित कोर्ट में जो नियुक्ति करने की शक्ति के बारे में होगा। सेक्शन 18 अधिनियम का किसी भी अन्य विधि के अल्पीकरण में नहीं होगा। सेक्शन 19 कठिनाइयों का निराकरण के बारे में होगा। सेक्शन 20 नियम बनाने की शक्ति के बारे में होगा, ठीक है। ये आपके टोटल 20 सेक्शन होने वाले हैं, ठीक है। प्री के हिसाब से मैंने ये बता दिया आपके कि जो 1 से लेकर 10 तक आने वाले हैं, ठीक है। चलिए अब आपके देखिए मेंस में क्वेश्चन किस प्रकार से पूछा जा सकता है उसके भी हम एक बार देख लेते हैं। सबसे पहले आपके मेंस में क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ये ध्यान में रखना कि राजस्थान सार्वजनिक परीक्षा भर्ती में अनुचित साधनों की रोकथाम के अद्युपाय अधिनियम 2022 का उद्देशिका को स्पष्ट करिए, ठीक है। तो आपको क्या करना है कि इसकी उद्देशिका के बारे में लिखना है, इस अधिनियम को बनाने के पीछे की जो क्या उद्देश्य है, क्या ऑब्जेक्ट है, वो आपको इसमें लिखना होगा, ठीक है। तो राजस्थान सार्वजनिक परीक्षा भर्ती में अनुचित साधनों की रोकथाम के अद्युपाय अधिनियम 2022 के अनुसार उद्देशिका इस प्रकार से है, ठीक है। स्वायत्त निकाय, ये मैंने आराम से पॉइंट वाइज लिखे हैं तो आप आराम से ध्यान में रख सकते हैं। स्वायत्त निकाय प्राधिकारियों और बोर्ड या निगम सहित राज्य सरकार के अधीन पद पर भर्ती के प्रयोजन के लिए जो सार्वजनिक परीक्षा के रोकथाम के लिए या नियंत्रण के लिए जो प्रावधान है उसका प्रकटन यानी डिस्क्लोज या अनुचित साधन का आप उपयोग कर रहे हो यानी यूज फॉर अनफेयर मीन्स के बारे में हो, तो अगर ऐसा कर रहे हो तो वो क्या होगा, अपराध
की भांति होगा, अपराध होगा, और उसका क्या किया जाएगा, ट्रायल किया जाएगा, विचारण किया जाएगा। कैसे होगा, जो अभिहित कोर्ट के दौरान जो आपके कोर्ट बताया जाएगा उस कोर्ट के अंतर्गत होगा कि भाई उस कोर्ट में आपको क्या करना है, विचारण किया जाएगा। या जो एम्पावर्ड सशक्त किया गया है, यह आपके आनुषंगिक मामलों के अंतर्गत से संबंधित अधिनियम होने वाला है। ठीक है, एक बार इसको वापस रीड आउट कर लेता हूं मैं कि इसमें क्या क्या चीजें आपको पूछी जाएगी या क्या क्या इसमें आपको ऑब्जेक्ट में लिखना है। देखिए, स्वायत्त निकाय, प्राधिकारी, प्राधिकारियों और बोर्ड एवं निगम सहित होने वाला है। राज्य सरकार के अधीन पद पर भर्ती के प्रयोजन के लिए सार्वजनिक परीक्षाओं में रोकथाम नियंत्रण के लिए प्रावधान होने वाला है। प्रकटन डिस्क्लोज के रूप में अनुचित साधन का उपयोग के बारे में अगर ऐसा कोई भी कर रहे हो तो वो ऑफेंस की कैटेगरी में आएगा, जो कि आप इसके जो विचारण है अभियुक्त कोर्ट के द्वारा जो एम्पावर किया गया है, या इसमें क्या होगा, आनुषंगिक विषयों से संबंधित इसमें मामले आने वाले हैं। ठीक है, चलिए समझ में आ रहा है ना। चलिए, तो इस तरह से आपसे एक ऑब्जेक्ट से संबंधित क्वेश्चन मेंस में पूछा जा सकता है। अब आपके आने वाला है सेक्शन 1। सेक्शन 1 में क्या क्या चीजें होने वाली है, इसमें शॉर्ट टाइटल होगा, एक्सटेंड कहां तक होगा और कम इनटू फोर्स कब होगा ये। ठीक है, तो राजस्थान सार्वजनिक परीक्षा भर्ती अनुचित, इसमें राजस्थान सार्वजनिक परीक्षा भर्ती में अनुचित साधन रोकथाम का अधिपायिक अधिनियम 2022, इस अधिनियम का नाम होने वाला संक्षिप्त, कहां पर अप्लाई होने वाला है, तो संपूर्ण राज्य राजस्थान राज्य में क्या इसका विस्तार होने वाला, कब लागू हुआ था, तो ये कब हुआ था, 6/4/2022 को ये क्या हो गया था, लागू हो गया था। राज्यपाल की अनुमति कब मिल गई थी, 5/4/2022 को इसको राज्यपाल की अनुमति मिल गई थी। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया। अब बात कर रहे हैं हम सेक्शन 2 की। चलिए, देखिए सेक्शन 2 डेफिनेशन के बारे में बात करता है। किसके बारे में बात कर रहा है ये, डेफिनेशन, कौन सी डेफिनेशन के बारे में बात कर रहा है, सार्वजनिक परीक्षा के संचालन से आप क्या समझते हैं या क्या अभिप्राय है, यह भी आपसे मेंस में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। सार्वजनिक परीक्षा का संचालन शब्द को धारा 2A में परिभाषित किया गया, किसमें परिभाषित किया गया है, 2A में। ठीक है, ये आपसे मेंस प्री में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि सार्वजनिक परीक्षा का जो संचालन है वो किस धारा के अंतर्गत बताया गया है, तो 2A के अंतर्गत आपका आंसर होना चाहिए। ठीक है, अब इसमें क्या क्या चीजें होने वाली है, इसके अंदर क्या क्या चीजें आएगी, वो सारा कुछ आपको ध्यान में रखना है। सबसे पहले इसमें क्या आने वाला है, क्वेश्चन पेपर होने वाला है, प्रश्न पत्र होगा, आंसर शीट होने वाली है। देखिए, क्वेश्चन पेपर होगा, आंसर शीट होगी, ओमार शीट होगी, जो रिजल्ट शीट होगी, प्रिंटिंग मुद्रण होगा, इसमें सुपरविजन होगा यानी पर्यवेक्षण के अंतर्गत होगा, कोडिंग होगी, इसमें प्रोसेसिंग होगा यानी प्रक्रिया भी होगी, स्टोरिंग भंडारण भी होगा इसमें, और ट्रांसपोर्टेशन, डिस्ट्रीब्यूशन और कलेक्शन यानी परिवहन, वितरण और संग्रहण, यह भी इसमें होने वाला है, और मूल्यांकन इवेल्युएशन भी होने वाला है, और डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट का परिणाम की घोषणा भी इसमें होने वाली है। यानी इसमें आपके टोटल 11 जो टॉपिक है इसके अंतर्गत कवर होंगे। सार्वजनिक परीक्षा के अंतर्गत कितने पॉइंट हैं, यह भी एक आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है कि सार्वजनिक परीक्षा का जो संचालन है उसमें कितने बिंदु बताए गए हैं। समझ रहे हो ना मेरी बात। देखिए, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ क्वेश्चन एक और आपके, कहां पे लिखूं, यहाँ पे लिख देता हूं, सार्वजनिक परीक्षा का संचालन शब्द में या परिभाषा में। ठीक है, परिभाषा में कितने बिंदुओं को बताया गया है, 10, 12, 11 या 9। तो आपका जवाब क्या होना चाहिए कि इसमें 11 बिंदु बताए गए हैं। ठीक है, क्वेश्चन किसी भी वे में आ सकता है, आपको तैयार रहना है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि सर हमने तो ये पढ़ा भी नहीं, नहीं, हर एक एंगल से आपको क्वेश्चन
ढूंढना है कि इसमें क्या बन सकता है। ठीक है, मैंने मेंस और प्री के हिसाब से सारा कुछ बता दिया। हाँ, इसमें एक और नेगेटिव क्वेश्चन भी आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, कि भाई सार्वजनिक परीक्षा का संचालन में कौन सा बिंदु नहीं आता है या गलत आंसर क्या है। ठीक है, यानी आपको ये तो तीन तो इसमें से सेम दे देंगे और बाकी एक वाला जो होगा वो इसमें किसी और का दे देगा। ठीक है, तो वो भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, नेगेटिव सेंस में भी पूछा जा सकता है, तो आप भी प्रिपेयर रहें। ठीक है, चलिए अब देखिए, एग्जामिनेशन अथॉरिटी यानी परीक्षा अधिकारी क्या होगा। अनुसूची 1 में यथा निर्दिष्ट परीक्षा प्राधिकारी अभिप्रेरित है, यानी ये परीक्षा जो अधिकारी है वो कहां पर होने वाला है, अनुसूची 1 में। ठीक है, अब अनुसूची 1 में कौन कौन सी चीजें होगी उसको भी हम डिस्कस कर लेते हैं। राजस्थान लोक सेवा आयोग, राजस्थान हाईकोर्ट के बारे में, राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड, राज्य सरकार द्वारा नियुक्त एवं गठित कोई भी कार्य प्राधिकारी या अभिकरण या भर्ती या समिति के बारे में होने वाला है, राज्य द्वारा वित्त पोषित विश्वविद्यालय, राज्य माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, राजस्थान पुलिस भर्ती और पदोन्नति बोर्ड जयपुर, राज्य सरकार के स्वशासित पब्लिक सेंटर उपक्रम या कोई भी सोसाइटी निगम स्थानीय निकाय या राज्य या सरकार के पूर्णतः या भागतः स्वामित्वाधीन समस्त पब्लिक सेक्टर के उपक्रम की इसमें शामिल किए गए। ठीक है, और नेक्स्ट हम देख लेते हैं राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित कोई भी अन्य प्राधिकारी, यानी ये इसमें 10 बिंदु बताए गए। ठीक है, तो 10 बिंदु क्या होंगे, परीक्षा अथॉरिटी के अंतर्गत होने वाले हैं। ठीक है, इनको आपको नेगेटिव सेंस में भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है और पॉजिटिव सेंस में भी पूछा जा सकता है, दोनों वे में आपको तैयार रहना है। समझ गए। उसके बाद में आता है एग्जामिनेशन सेंटर 2C। ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि भाई आपके जो राजस्थान पब्लिक एग्जामिनेशन जो अधिकारी का अनुचित रोकथाम के जो बनाया गया है उसमें परीक्षा केंद्र के कहां पर परिभाषित किया गया है, तो आपका आंसर होना चाहिए 2C के अंतर्गत इसको बताया गया है। ठीक है, 2C एग्जामिनेशन सेंटर परीक्षा केंद्र किसी भी सार्वजनिक परीक्षा का आयोजन कराने के लिए, भाई कोई भी आप जो सार्वजनिक परीक्षा है उसका आप आयोजन तो करवाओगे, वो कहां पर होना चाहिए तो वो उसके बारे में बात करेगा। ठीक है, सबसे पहले क्या होना चाहिए, एक पैलेस होना चाहिए, प्लेस होना चाहिए, नियत स्थान होना चाहिए, कोई भी संस्था या पार्ट होना चाहिए, इंस्टीट्यूशन वगैरह होना चाहिए, या कोई भी अन्य स्थान प्लेस ऑफ अदर हो सकता है। फिर उसमें संलग्न संपूर्ण परिसर यानी इंक्लूड प्रीमाइसेस। ठीक है, ये सारा कुछ इसके अंतर्गत कवर किया जाएगा, यानी परीक्षा केंद्र के अंतर्गत आएगा। ठीक है, अब मैं एक आपसे क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, क्वेश्चन क्या मैं समझाना चाहता हूँ। सपोज करो कि भाई आपके पास में एक बिल्डिंग है, दो बिल्डिंग है। ठीक है, डायग्राम पर मत जाना, ये दो बिल्डिंग है आपके। अब जो आपने परीक्षा केंद्र के लिए जो बिल्डिंग ए और बिल्डिंग बी, ठीक है, तो आपने जो नेम दिया है, जो बिल्डिंग का जो नाम दिया परीक्षा केंद्र में, ये वाला सेंटर होना चाहिए हमारे परीक्षा केंद्र वाला, ये होगा। सपोज करो कि आपने इस बिल्डिंग बी का है वो वहां पे दिया। ठीक है, और अब आपके इस बिल्डिंग में जो बच्चों की जो सिटिंग व्यवस्था है वो लगभग 400 प्लस है। ठीक है, अब वहां पे जो बच्चे आपके जो इसमें बिल्डिंग के अंतर्गत बता दे कि भाई हमारे 400 प्लस बच्चे इसमें आ सकते हैं, लेकिन ये प्लस बता दिया, लेकिन आपने एग्जिट वैल्यू नहीं बताई भाई हम बच्चों को कितना बैठा सकते हैं। लेकिन अब जब आपके इसमें सिटिंग वगैरह जो अरेंजमेंट वगैरह है वो क्या हो गया कि 450 प्लस हो गया। ठीक है, भाई आप सोच रहे थे भाई 420 या 430 तक होंगे तो हम व्यवस्था कर लेंगे, लेकिन अब क्या हो गया, तो 30 से जैसे ही ज्यादा हो गया, अब बिल्डिंग में बच्चे आ नहीं रहे, तो आपने क्या सोचा कि भाई मैं इस बिल्डिंग में, यानी जो मेरे पास बिल्डिंग ए है उसमें बच्चों को वहां पे बैठा दूं। तो आप ऐसा नहीं कर सकते। जब क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि आपने उसका जो मेंशन ही नहीं किया कि भाई बिल्डिंग ए का हमने मेंशन नहीं किया भाई, अगर ऐसा अदरवाइज होता है तो हम इस बिल्डिंग में बच्चों को शिफ्ट कर लेंगे। ठीक है, अगर ऐसा करना चाहते हो तो सबसे पहले वहां से अथॉरिटी लेनी पड़ेगी कि भाई हम बिल्डिंग ए में इन बच्चों को बैठा रहे हैं। तो कहने का तात्पर्य मेरा यहाँ पे ये होगा कि भाई जो नियत स्थान आपने बताया बच्चों को सिटिंग के लिए या कोई ऐसी संस्था बताइए, तो उसी के अंतर्गत बच्चों का एग्जाम कंडक्ट होना चाहिए, अदरवाइज कोई भी बिल्डिंग के अंतर्गत या किसी भी जगह पर नहीं होना चाहिए। ठीक है, समझ गए ना, दोनों सेंस में बताया मैंने कहां पर होना चाहिए और कहां पर
नहीं होना चाहिए। ठीक है, चलिए अब आता है एग्जामिनी यानी परीक्षार्थी कौन होगा। भाई आप एपीओ का एग्जाम तो देने वाले हो ना, या नहीं दोगे? तो वो ये जो आपके 2D है ये आप ही के बारे में बता रहा है। क्या है देखिए, परीक्षार्थी से क्या अभिप्राय है? ऐसा व्यक्ति जिसे सार्वजनिक परीक्षा में उपस्थित होने के लिए संबंधित प्राधिकारी के द्वारा अनुमति प्रदान यानी परमिशन आपको दी जाए, कि परमिशन लेटर आता है ना, एडमिट कार्ड जैसे हम बोलते हैं, वो व्यक्ति के लेखन में अगर सक्षम नहीं है। अब इसमें दो चीजें हैं, एक तो ऐसा व्यक्ति जो क्या है कि एकदम शरीर में एकदम मानसिक रूप से पूर्ण स्वस्थ है, ठीक है, तो उसके लिए क्या है कि वो परमिशन लेटर मिल गया, वो वहां पे एग्जाम सेंटर पर जाएगा, एग्जाम देकर आ जाएगा। लेकिन एक ऐसा व्यक्ति है जो क्या है कि जो लिख नहीं सकता है या बोल नहीं सकता या आंखों से अंधा है, ठीक है, तो उनके लिए क्या किया गया है कि भाई ऐसी व्यवस्था की गई है कि व्यक्ति के लेखन में अगर वो सक्षम नहीं है, ठीक है, भाई एग्जाम था, ठीक है, जैसे सपोज करो कि आपके 19 जनवरी को एग्जाम होने वाला है और 18 जनवरी को आपके क्या हो गया, खुदा ना खास्ता ऐसा ना हो, लेकिन सपोज उदाहरण के लिए मैं समझना चाह रहा हूँ कि भाई आपका जो हाथ है वो काम करना बंद कर दिया। अब आप हाथ वो काम करना बंद कर दिया जिस हाथ से आप लिखते हो, ठीक है, एग्जाम देने वाले हो। अब आप क्या करना पड़ेगा, अल्टरनेटिव आपको एक ऐसे शख्स को ले जाना पड़ेगा जो वो वहां पे एग्जाम के लिए वहां पे आप जो बोलोगे वो वहां पे लिख देगा। तो इसी के संबंध में ये आपको बताया गया है। क्या बताया गया है कि व्यक्ति के अगर लेखन में अगर वो सक्षम नहीं है तो श्रुत लेख के लिए रूप में वो प्राधिकृत व्यक्ति इसको क्या कर सकता है, अनुमति दे सकता है। ठीक है, तो वो सारा कुछ इसमें परीक्षार्थी के अंतर्गत आएंगे। समझ गए ना मेरी बात या नहीं समझे? समझ गए ना? आप इससे पूछ रहा हूं, चलिए बता दीजिएगा। उसके बाद में आपके देखिए 2E के अंतर्गत क्या आने वाला है, सार्वजनिक परीक्षा से क्या अभिप्राय है? तो स्वायत्त निकाय, प्राधिकारी, निगम या बोर्ड, राज्य सरकार के अधीन किसी भी पोस्ट के अंतर्गत जो अधिकारी होगा वो इस अनुसूची 2 के अंतर्गत जो बताए गए हैं वो परीक्षा अभिप्रेत होगी, सार्वजनिक परीक्षा होने वाली है। ठीक है, चाहे वो स्वायत्त निकाय के द्वारा हो, प्राधिकारी के द्वारा हो, चाहे निगम, बोर्ड या राज्य सरकार के अधीन किसी भी पोस्ट के रूप में जो भर्ती ली जा रही है, जो सेकेंड शेड्यूल के अंतर्गत बताई गई है, जो परीक्षा होने वाली है, सार्वजनिक परीक्षा होगी। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट आपसे क्वेश्चन किस प्रकार से पूछा जा सकता है, अनुचित साधन से आप क्या समझते हैं, या अनुचित साधन से आप क्या समझते हैं स्पष्ट करिए, तथा एक्स परीक्षार्थी सार्वजनिक परीक्षा में गैजेट का उपयोग करते हुए पाया गया, उक्त एक्स परीक्षार्थी को दंडनीय किया जा सकता है, स्पष्ट करिए। यानी एक या तो आपसे 2 से या 3 नंबर मार्क्स के अंतर्गत ये ओनली अनुचित साधन से क्या आशय या क्या अभिप्राय है इसके बारे में पूछा जा सकता है, या इस तरह से आपको एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। ठीक है, तो उस दोनों तरह से आप क्या करना, आपको तैयार रहना है। चलिए अब इसका आंसर हम किस प्रकार से लिखेंगे तो मैं आपको बता देता हूं। देखिए, अनुचित साधन कि किसी भी परीक्षार्थी के संबंध यानी एनी एग्जामिनी या किसी भी व्यक्ति के संबंध में यानी एनी पर्सन, ठीक है, यानी 2F का क्लोज 1 क्या कह रहा है, एनी एग्जामिनी के बारे में बात करता है, यानी परीक्षार्थी के संबंध में बात करता है। सार्वजनिक परीक्षा किसी भी व्यक्ति या समूह से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप में या किसी भी रूप में हो सकता है, यानी जो एग्जामिनी है यानी जो परीक्षार्थी है वो सार्वजनिक परीक्षा किसी भी व्यक्ति के रूप में या समूह के रूप में प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप में किसी भी रूप में हो सकता है, जो वो क्या करेगा, चाहे वो लिखित में या अभिलिखित करें या प्रतिलिपि में या मुद्रित सामग्री में या अप्राधिकृत सहायता, एक सेकंड रुकना है ना, किसी भी रूप में हो सकता है। कैसे, लिखित में हो सकता है, अभिलिखित हो सकता है, प्रतिलिपि कॉपी में हो सकता है, मुद्रित सामग्री में हो सकता है, अप्राधिकृत सहायता के रूप में हो सकता है, अप्राधिकृत इलेक्ट्रॉनिक उपकरण के रूप में हो सकता है, या यांत्रिक उपकरण या गैजेट का उपयोग। ये 8 चीजें हैं, इनके रूप में वो क्या हो सकता है, एक आपके एग्जामिनर के रूप में हो सकता है। ठीक है, अब देखिए किसी भी व्यक्ति के संबंध में क्या होना चाहिए कि प्रश्न पत्र के जो प्रतिरूपण है उसका आप डिस्क्लोज, प्रकटन, प्रयास या षड्यंत्र, या प्रश्न पत्र को अपराधिगत रीति से क्या कर उपाप करता है या उसका उपाप करने का प्रयास भी करता है, या उपाप करने का कब्जा में लेता है, उपाप करने का प्रयास करता है। ठीक है, या इसमें देखिए नेक्स्ट
अपराधिगत रीति से प्रश्न पत्र को हल कर रहा है, या उसमें प्रयास कर रहा है, या सहायता मांग रहा है, या सार्वजनिक परीक्षा में परीक्षार्थी की अपराधिगत रीति से क्या करता है, डायरेक्ट या इनडायरेक्ट रूप में सहायता करने के लिए क्या होता है, वो सम्मिलित होता है। ठीक है, तो वहां पर आपको क्या सजा मिलेगी, ये देखिए, एक सेकंड। और जो इसमें पनिशमेंट आपको जो सेक्शन 10 के अंतर्गत पनिशमेंट बताएगी, वो मैंने सारा कुछ इसमें लिख दिया, क्योंकि 5 नंबर का अगर क्वेश्चन आपसे पूछा जाए तो वो सारा कुछ आपको मैटर इसमें लिखना होगा। ठीक है, तो इस तरह से आपको आपका क्वेश्चन है वो जमाना होगा। ये देखिए, मैं थोड़ा सा और इसको छोटा कर देता हूं। ठीक है, अब देखिए, आई होप आप सभी को दिखाई दे रहा होगा। अगर नहीं दिखाई दे रहा है तो अपने मोबाइल की जो वीडियो क्वालिटी है उसको इंक्रीज कर लेना। ठीक है, चलिए। तो पेनल्टी यानी जो सेक्शन 10(1) में आपको कोई भी परीक्षार्थी अगर इस तरह के जो अपराधों के अंतर्गत लिप्त पाया जाता है तो उसकी जो सजा होगी वो 3 साल की होने वाली है, और उसको जो फाइन देना होगा वो 1 लाख रुपए से कम नहीं होगा। और जो फाइन होगा, जुर्माना देने में अगर वो चूक कर रहा है, डिफॉल्ट कर रहा है, तो दोनों में से किसी भी भांति के कारावास जिसकी अवधि दंडनीय होगी। ठीक है, 9th मंथ के लिए। ठीक है, उसके बाद में अगर आप क्या कर रहे हो, यानी पर्सन के संबंध में अगर कोई भी आपका ऑफेंस हो रहा है, अगर इन प्रतिरूपण के रूप में, या प्रश्न पत्र के आपराधिक रीति से, या आपराधिक रीति से, या सार्वजनिक परीक्षार्थी की जो आपराधिक रीति, इन चारों के माध्यम से अगर कर रहे हो, तो आपकी जो पेनल्टी है वो कहां पर होने वाली है, 10 क्लोज 2 में बताई गई है। तो वहां पर जो सजा है आपके 5 साल से कम नहीं होगा, 10 ईयर तक हो सकता है, 10 लाख रुपए से कम, और 10 करोड़ तक हो सकता है। आपकी जो जुर्माना वगैरह है, जुर्माना देने में अगर आप चूक कर रहे हो तो 2 साल का कारावास हो सकता है, दोनों में से किसी भी भांति का बन सकता है। ठीक है, चलिए, सेक्शन 10 यहाँ पे कवर हो गया। अब सेक्शन 10 का जो प्रोविजो है वो क्या कह रहा है कि कोर्ट निर्णय में जब डिसीजन लिखेगा तो उसमें अभिलिखित किए जाने पर करने वाला पर्याप्त या कोई भी विशेष कारण है कि भाई मैं ऐसा कर रहा हूं, तो वहां पे 5 ईयर से कम अवधि के लिए कारावास दंड अधिरोपित कर सकता है। भाई अगर ऐसा कोई भी कारण हो सकता है अभिलिखित, तो उसको कारण भी लिखना पड़ेगा, भाई मैं इतनी सजा क्यों दे रहा हूँ। ठीक है, फिर 2(6) के अंतर्गत यानी एक्ट में प्रयुक्त शब्द अगर परिभाषित नहीं है तो उनका अर्थ आपको आईपीसी और बीएनएस से लेना होगा। ठीक है, ये सारा कुछ आपके इसमें बताया गया है। अब मैं आपको लेके चलता हूं सेक्शन 3 में। दो, जो सेक्शन 2 है अपना कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, कहाँ चला गया हम, एक सेकंड रुकिए। ये देखिए सेक्शन 3 क्या कह रहा है कि अनुचित साधनों का उपयोग का प्रतिषेध यानी प्रोहिबिटेड के बारे में, जो अनफेयर मीन्स का यूज कर रहे हो उसके बारे में बताया गया है कि कोई भी पर्सन है, ऐसा कोई भी एनी पर्सन किसी भी सार्वजनिक परीक्षा में यानी पब्लिक एग्जामिनेशन में अनुचित साधन का उपयोग नहीं करेगा। ठीक है, ये क्वेश्चन आपके साधारण 2 नंबर से मार्क्स में पूछा जा सकता है। ठीक है, इसको भी आप तैयार रहना। अब हम सेक्शन 4, 5 के बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, देखिए, एक सेकंड में ये एक बार रिमूव कर देता हूं। ताकि आपको अच्छे से दिखाई दे, है ना। चलिए, अब देखिए जो सेक्शन आपके 4 है वो क्या कह रहा है, ध्यान से समझना इसको। क्या हो गया इसको, एक सेकंड रुकना।
पता नहीं ये क्यों ऐसा कर रहा है मेरे साथ में। ये लीजिए, ठीक हो गया। चलिए देखिए, सेक्शन 4 क्या कह रहा है कि प्रश्न पत्र का कब्जा और प्रकटीकरण के बारे में बात कर रहा है कि भाई अगर ऐसा कोई भी क्वेश्चन पेपर है उसका आपके पास में कब्जा भी है और प्रकटीकरण भी है। तो सार्वजनिक परीक्षा के संचालन के लिए आप कोई भी ऐसी सार्वजनिक परीक्षा का क्या कर रहे हो, संचालन कर रहे हो, तो वहां पर उसको प्रश्न पत्र को क्या करना है, खोलना है, उसका डिस्ट्रीब्यूट वितरण करना है, या कर्तव्यों के आधार पर उसको प्राधिकृत किया गया, भाई आपकी ड्यूटी रखी गई है, ऑथराइज किया गया है ऐसे पर्सन, ठीक है। तो कोई भी व्यक्ति जो नियत समय के पूर्व उसको नहीं करेगा। कहने का तात्पर्य सेक्शन 4, कहने का तात्पर्य भाई आपके पास में ऐसा क्वेश्चन पेपर वो कब्जे के अंतर्गत है जिसको आप क्या कर रहे हो कि भाई जब सार्वजनिक परीक्षा का संचालन होगा, ठीक है, कंडक्ट की जाएगी, तो उस समय आपको वो प्रश्न पत्र है बच्चों को देना है। तो बच्चों को जो परीक्षा टाइम है, ठीक है, स्टार्ट होने वाला है, उससे 10 मिनट पहले आप क्या करोगे, वो उस पैकेट को खोलोगे। यानी आप ऐसा नहीं है कि परीक्षा तो 10 बजे होने वाली है, आप उस पेपर को खोलने के लिए 8 बजे आके आपके जो ऑफिस में आप बैठ गए, ऐसा नहीं है। 8 बजे जब परीक्षा टाइम है आपका, 10 बजे स्टार्ट होने वाली है, तो आप क्या करोगे कि पौने 10 बजे आप क्या करोगे, उस बंच को या उस पैकेट को क्या करोगे, खोलोगे। और जब आप खोल रहे हो तो आपके पास में क्या होना चाहिए कि जो एग्जामिनेशन जो सुप्रिटेंडेंट होता है, ठीक है, तो जो असिस्टेंट सुप्रिटेंडेंट है वो भी आपके पास में हो, या ऐसा कोई भी कलिक जो आपके इनविजिलेटर रूप में हो तो वो भी आपके पास में हो, ताकि आप ऐसा जो पैकेट खोल रहे हो तो वहां पे उसको साइन वगैरह करना हो, तो वो भी एक क्या है कि आप एक कह सकते हैं कि सबूत के रूप में, ठीक है, आपके पास में होना चाहिए। ऐसा नहीं कि भाई आपको ऐसा ब्लेम लगा दे आपके ऊपर कि भाई आपने वो पेपर पहले ही खोल लिया था। तो आपकी सावधानी के लिए एक ऐसा बंदूक भी आप पास में रख सकते हैं, ठीक है, ऐसा जरूरी नहीं, लेकिन सावधानी हटी दुर्घटना घटी वो वाली बात बन सकती है, तो पहले ही आप सतर्क रहें, ठीक है, अगर आप एग्जामिनेशन सेंटर के अंतर्गत आपका आगे ड्यूटी वगैरह आई हो तो, ठीक है। चलिए, प्रश्न पत्र को खोलने, वितरण करने के लिए या कर्तव्यों के आधार पर प्राधिकृत ऐसा कोई भी व्यक्ति जो नियत समय से पूर्व क्या करेगा, नहीं करेगा, प्रश्न पत्र को नहीं खोलेगा, नहीं वितरण करेगा और नहीं कर्तव्यों के आधार पर किसी को प्राधिकृत व्यक्ति को क्या करेगा, नहीं करेगा, ठीक है, डिस्क्लोज वगैरह नहीं करेगा। समझ गए? अब क्या क्या चीजें उसको नहीं करनी है, चलिए देखते हैं इसमें। ये सारा कुछ इसमें है कि प्रश्न पत्र को किसी भी भाग को या उसके किसी भी कॉपी को खोलना, प्रकट करना है, उत्पाद करना या उत्पाद करने का प्रयास करना है, कब्जे में लेना या हल करना, ऐसा उसको नहीं करना है। किसी भी व्यक्ति को, परीक्षार्थी को, या कोई भी गोपनीय सूचना, या जहां ऐसी गोपनीय सूचना जो ऐसे प्रश्न पत्र से संबंधित उसका संदर्भ में हो, या नहीं देगा, ऐसी गोपनीय सूचना देने का वचन भी नहीं करेगा, ठीक है। ये सारा कुछ उसको नहीं करना। किसको, किसकी बात कर रहा हूं मैं, जिस ऑथराइज किया गया है कि भाई जो एग्जामिनेशन सेंटर के अंदर संचालन में कोई भी व्यक्ति की ड्यूटी लगती है ना, उसके बारे में, चाहे वो सेंट्रल सुप्रीडेंट वगैरह क्यों नहीं, असिस्टेंट सेंट्रल सुप्रीडेंट वगैरह हो, तो वो सारा क्या होना चाहिए, इनको प्रतिषेध किया गया है, ठीक है। समझ गए? यस या नो? नहीं समझे? समझ गए ना? वापस समझाऊं? ऐसा करना कि इस वीडियो को वापस पीछे से देखना, आराम से समझ में आ जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, सेक्शन 5, ठीक है, बोलो बोलो। अब देखिए, सेक्शन 5 क्या कह रहा है कि परीक्षा में जो कार्य में न्यस्त या उसमें लगे हुए व्यक्ति के द्वारा प्रकटन की रोकथाम के बारे में सेक्शन 5 कह रहा है। परीक्षा में कार्य में न्यस्त पियोन हो सकता है, क्लर्क हो सकता है, एलडीसी हो सकता है, या इनविजिलेटर भी हो सकता है, ठीक है, या ऐसा कोई भी जो आपके ऑफिस स्टाफ के बारे में हो सकता है, इसके बारे में बात की गई है। चलिए, सेक्शन 5 क्या कह रहा है उसके बारे में हम देख लेते हैं। कोई भी व्यक्ति जो सार्वजनिक परीक्षा से संबंधित किसी भी कार्य में न्यस्त है, ठीक है, या लगा हुआ है, सिवाय उस दशा में जहां वह ऐसा करने के लिए अपने कर्तव्यों के आधार पर अनुज्ञात, यानी ऐसा कोई कार्य जो परमिसेबल हो कि वो कार्य कर सकता है, लेकिन ऐसा कार्य जो परमिसेबल नहीं है अगर वो कार्य कर देता है तो सेक्शन 5 के अंतर्गत उसको उल्लंघन या अपराधी के रूप में दंडित किया जा सकता है, ठीक है।
ऐसी सूचना या उसका कोई भी पार्ट या जो इस प्रकार से न्यस्त किया गया या किए जाने पर कार्य के आधार पर उसका कोई भी जानकारी में, उसका कोई भी नॉलेज में अगर कोई बात आ रही हो, ठीक है, तो या किसी भी व्यक्ति को प्रत्यक्ष या इनडायरेक्ट रूप में प्रकट नहीं करेगा, डिस्क्लोज नहीं करेगा और नहीं करवाएगा और नहीं बताएगा। तीन काम नहीं करना, तो करेगा, नहीं करवाएगा और नहीं बताएगा। ठीक है, अगर ऐसा करता है तो सेक्शन 5 के अंतर्गत क्या होगा, ऑफेंस का भागी होगा। उसके बाद में अब आपके सेक्शन 6 आने वाला है। सेक्शन 6 आपके देखिए प्रश्न पत्र और उत्तर पत्रक, यानी जो आपके क्वेश्चन पेपर है या आंसर शीट है या ओमार शीट है या किसी भी रूप में जो अनऑथराइज कब्जा पोजीशन है उसका डिस्क्लोज वगैरह नहीं होना चाहिए। ठीक है, इसमें देखिए अगर ऐसा कर रहे हो तो सेक्शन 6 का आप ऑफेंस का उल्लंघन करोगे, उल्लंघन हो जाएगा। ऑफेंस के रूप में आपको पेनल्टी के रूप में सेक्शन 6 के अंतर्गत आपको दंडित भी किया जा सकता है। क्या क्या चीजें होगी वो सारा कुछ हम अभी देखते हैं। कि कोई भी व्यक्ति जो प्रश्न पत्र के वितरण के लिए जो नियत समय से पूर्व ऐसा करने के लिए विधि पूर्वक प्राधिकृत नहीं है, क्या कह रहा है कि लीगली बाउंड नहीं है, ठीक है, ऑथराइज नहीं है, जिसे अपने कर्तव्यों के आधार पर अनुज्ञा प्राप्त नहीं की गई है या उसको ड्यूटी नहीं दी गई है, ठीक है भाई, और वो फिर भी अगर ऐसा कर रहा है किसी भी सार्वजनिक परीक्षा में, इसमें दो पार्ट बताए गए हैं। पहला पार्ट क्या है वो देख लेते हैं। ऐसा प्रश्न पत्र जो उत्तर पुस्तिका, आंसर शीट या ओमार शीट कोई भी जो पार्ट या कॉपी हो सकती है किसी भी रूप में उसको प्राप्त नहीं करेगा, प्रयत्न नहीं करेगा या कब्जे में नहीं लेगा, ऐसी सूचना नहीं देगा या देने का प्रस्ताव भी नहीं करेगा, या ऐसे प्रश्न का संबंधित या प्राप्त या संबंधित होने के बारे में वह जानता भी है या ऐसा विश्वास करने का उसके पास में कोई भी रीजन है, तो ऐसा कुछ भी अगर हो रहा है तो वो नहीं करेगा। ठीक है, अगर कर रहा है सेक्शन 6 के तहत उसको क्या किया जाएगा, दंडित किया जा सकता है। समझ गए, यस या नो, समझ गए ना। चलिए अब बात करते हैं अपन सेक्शन 7 की। सेक्शन 7 क्या कह रहा है, परीक्षा केंद्र में प्रवेश का प्रतिषेध प्रोहिबिटेड बारे में बात करता है कि एनी पर्सन यानी कोई भी व्यक्ति जो सार्वजनिक परीक्षा से संबंधित कार्य में न्यस्त नहीं है या सार्वजनिक परीक्षा के संचालन कार्य में लगा हुआ नहीं है अथवा परीक्षार्थी नहीं है तो वो परीक्षा केंद्र के परिसर में प्रवेश नहीं करेगा। कहने का तात्पर्य ये हो जाएगा कि भाई आप एग्जाम देने जाते हो, ठीक है, चाहे वो लेडीज यानी गर्ल्स के संबंध में हो या बॉयज के संबंध में भी हो, क्योंकि अधिकतर बॉयज तो अकेले जाते हैं लेकिन कुछ ऐसे भी होते हैं कि उनके साथ में माता पिता भी आते हैं। अधिकतर गर्ल्स के साथ में आता है, लेडीज के साथ में उनका हस्बैंड वगैरह आते हैं। तो यहाँ पे कहने का तात्पर्य है कि आप एग्जामिनी हो, यानी आप परीक्षा वहां पे देने जा रहे हो, अंदर एग्जामिनेशन सेंटर में जाओगे, लेकिन आपके साथ में जो आने वाले हैं पेरेंट्स हो गए, गार्जियन वगैरह हो गए, तो उनको क्या है कि वहां पर आने के लिए एग्जामिनेशन जो सेंटर है बनाया गया उसमें अंदर आने के लिए वहां पे मना किया गया है। ठीक है, यहाँ पे एक कह रहा है कि सार्वजनिक परीक्षा से संबंधित कार्य में न्यस्त नहीं है। ठीक है, एक तो उसको, दूसरा सार्वजनिक परीक्षा संचालन में कार्य में लगा हुआ नहीं है उसको, और जो परीक्षार्थी नहीं है, इन तीनों के रूप में अगर वो परीक्षा केंद्र परिसर में प्रवेश नहीं करेगा। ठीक है, समझ गए, समझ गए ना। चलिए सेक्शन 8 क्या कह रहे हैं कि परीक्षा केंद्र से भिन्न कोई भी स्थान सार्वजनिक परीक्षा के लिए उपयोग में नहीं लिया जाएगा। कि कोई भी व्यक्ति जो सार्वजनिक परीक्षा से संबंधित कार्य में न्यस्त है या उसमें लगा हुआ है सार्वजनिक परीक्षा आयोजित करने में प्रयोजन के लिए परीक्षा केंद्र से भिन्न किसी भी स्थान का उपयोग नहीं करेगा और नहीं करवाएगा। ठीक है, यानी ऐसा कोई भी अगर उसमें सार्वजनिक परीक्षा से संबंधित कार्य में अगर न्यस्त है या उसमें लगा हुआ है तो सार्वजनिक परीक्षा में आयोजित करने का प्रयोजन के लिए परीक्षा केंद्र से भिन्न किसी भी स्थान का उपयोग नहीं करेगा और नहीं करवाएगा। वो मैंने आपको दो बिल्डिंग के बारे में उदाहरण समझाया था ना, ठीक है, तो वो यहाँ पे सेट बैठेगा। ठीक है, चलिए अब देखिए सेक्शन 9 के बारे में हम बात कर रहे हैं। प्रबंधक संस्था या अन्य कोई भी अपराध। ठीक है, प्रबंधक कौन हो सकता है, बाय मैनेजमेंट प्रबंधन संस्था समिति का जो दायित्व का जो भागीदारी वगैरह है या अन्य के द्वारा कोई भी अपराध है वो कारित नहीं किया जाएगा। किसके द्वारा, चाहे वो प्रभारी के रूप में हो चाहे वो कारोबारी के
प्रति उत्तरदायित्व लिया गया हो। ठीक है, तो क्या हो जाएंगे, दोषी होंगे। अगर वैसा वो साबित कर देते हैं कि हमारी जानकारी के बिना हुआ है, ठीक है, ये प्रोविजो है, अगर वो साबित कर देते हैं तो वो देखिए, मैं इसको समझाना चाहता हूँ कि कोई भी ऐसा प्रबंधक है या संस्था या समिति का दायित्व जो भागीदारी है या अन्य कोई भी अपराध के द्वारा है, अन्य द्वारा है, ठीक है, कोई भी अपराध कारित करता है जो एक प्रभारी के रूप में जो चार्ज लिया हो या कारोबार के रूप में प्रति उत्तरदायित्व लिया गया हो, वो क्या हो जाएंगे, दोषी होंगे। ठीक है, और अगर ऐसा साबित कर देते हैं कि भाई हमने वो हमारी जानकारी के बिना ये कार्य किया गया है, तो वो अगर वो साबित कर देते हैं तो वो क्या हो जाएगा, अपराध का दोषी नहीं होगा। ठीक है, अगर वो क्या करते हैं कि इस एक्ट के अधीन क्या करते हैं कि कोई भी अपराध कारित किया है, ठीक है, कोई भी अपराध कारित किया है और वो एडमिट कर लेते हैं, ठीक है, कि अब भाई हमारी मौनानुकूलता के अंतर्गत हुआ है, वो क्या हो जाएंगे, लाइबल होंगे, दंड के भागी होंगे। ठीक है, दोषी होंगे। ठीक है, समझ गए। सेक्शन 10 मैंने वहां पे समझा ही दिया था आपको पेनल्टी के बारे में 3 के साथ में। अब सेक्शन 11, सेक्शन 11 क्या कह रहा है कि दोष सिद्धि पर विवर्जन यानी डिबार्टेड के बारे में, वंचित के बारे में बताएगा। एनी एग्जामिनी, कोई भी परीक्षार्थी जो आपके राजस्थान पब्लिक एग्जामिनेशन एक्ट 2022 के अंतर्गत अपराध के लिए दोषित किया गया है, तो क्या करेगा, सार्वजनिक परीक्षा देने के लिए या देने के लिए क्या हो रहा है कि विवर्जित किया जाएगा, डिबार्ट कर दिया जाएगा उसको। ठीक है, ये आपके सेक्शन 11 होने वाला है। ये लीजिए सेक्शन 10 वापस मैं आपको हैंड रिटन में लेके अच्छा पीछे कर दिया गया, चलो ठीक है। 2 वर्ष के लिए ये मैंने कुछ अलग गलत बता दिया क्या वहां पे, चलिए इसको समझ लेते हैं। चलिए देखिए, दोष सिद्धि पर विवर्जन यानी कोई भी परीक्षार्थी है जो आरपी एक्ट 2022 के अधीन अपराध के लिए दोषित किया गया है 2 वर्ष के लिए या सार्वजनिक परीक्षा देने के लिए, उसको क्या कर दिया जाएगा, डिबार्ट कर दिया जाएगा, वंचित कर दिया जाएगा। ठीक है, सेक्शन 12 क्या कह रहा है, सेक्शन 12 कि संपत्ति की कुर्की और अधिहरण के बारे में बात करता है। एनी पर्सन के बारे में इस एक्ट के एनी ऑफेंस, अगर वो क्या करता है, कोई भी शुद्ध आगम वगैरह हो, धारित धारित नहीं करेगा या कब्जे में नहीं रखेगा, या अपराध के अन्वेषण करने वाला जो अधिकारी है विश्वास करने का कारण एनी प्रॉपर्टी के रूप में इस एक्ट में किसी भी अपराध का आगम की द्योतक बन रहा हो, तो स्टेट गवर्नमेंट क्या करेगा, लिखित में पूर्व अनुमोदन से क्या करेगा, उसको अभिग्रहण का ऑर्डर देगा, और चाहे वो प्रॉपर्टी इमूवेबल हो या मूवेबल हो, दोनों के रूप में वो क्या कर सकता है, ऑर्डर दे सकता है। फिर इन्वेस्टिगेशन करो, अन्वेषण के रूप में जो आपके जो अधिकारी होगा वो क्या करेगा, संपत्ति का अभिग्रहण कर लेगा या कुर्क कर लेगा। कब करेगा, 48 घंटे के भीतर भीतर करेगा, कोर्ट को सूचना भी वहां पे देगा। कोर्ट ये निर्भर करेगा कि कोर्ट ये तय करेगा कि भाई जो क्लोज 12 क्लोज 2 के अंदर अगर कोई भी अभिरण किया गया है, कुर्क ऑर्डर दिया गया है, उसकी कंफर्मेशन पुष्टि की जाएगी या उसकी प्रतिसरण किया जाएगा। ठीक है, उसके बाद में यहाँ पे जहां अभियुक्त इस अधिनियम के अधीन अगर दंडनीय बताया गया है तो अपराध में दोषित हो गया है, तो कोर्ट उसको दंड के निर्णय के अतिरिक्त भी क्या कर सकता है, एक लिखित ऑर्डर में घोषित करेगा, और कोई भी ऐसे चार्ज वगैरह है, वेलकम वगैरह है, तो वो भी क्या करेगा, उसमें लिखेगा, युक्त करेगा। ठीक है, प्रॉपर्टी स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा अगर कोई हो तो वो भी क्या करेगा, उसको साथ में अभिहित करेगा। ठीक है, अब यहाँ पे जो सेक्शन ये अभिग्रहण का जो ऑर्डर दिया गया है, तो वहां पर जो प्रॉपर्टी है अभिग्रहण करना अपरिहार्य हो जाए, तो वहां पर क्या किया जाएगा, संपत्ति को कुर्की के जो निर्देश वगैरह उसको ऑर्डर देगा, और वहां पे क्या अगर कोर्ट आदेश के बिना यानी न्यायालय के आदेश के बिना या अधिकारी के आदेश की आज्ञा के बिना वो क्या करेगा, सारा कुछ कार्य करेगा। ठीक है, फिर संपत्ति के जो अंतरित नहीं करेगा या अन्य कोई भी कार्यवाही नहीं करेगा, या ऐसा कोई भी आदेश की कॉपी है वो संबंधित व्यक्ति पर क्या करेगा, उसको तामील की जाएगी। ये सारा कुछ इसमें आपके सेक्शन 12 के क्लोज 2 के अंतर्गत बताया गया है। फिर इसमें एक प्रोविजन भी बताया गया है कि अगर आदेश नहीं होता है तब तक 3 उस व्यक्ति को क्या किया जाएगा, अभ्यावेदन के रूप में करने का अवसर भी उसको प्रदान किया जाएगा, प्रदान न किया जाए। ठीक है, तो जब तक वो अभ्यावेदन
प्रदान न कर दे। ठीक है, ये सब इसमें प्रावधान बताया गया है, तो आप आराम से इसको डिटेल में देख सकते हैं, समझ सकते हैं। फिर आता है आपके सेक्शन 18। सेक्शन 18 क्या कहता है? अधिनियमों का किसी भी अन्य विधि के अल्पीकरण में नहीं होगा। इस अधिनियम के प्रावधान तत्समय पूर्व किसी भी अन्य विधि के उपबंधों के अतिरिक्त होगा। ठीक है, न कि अल्पीकरण में होगा। ये सारा कुछ इसमें बताया गया है। सेक्शन 19 क्या कहता है? डिफिकल्टी क्लोज के बारे में बताया गया है कि कठिनाइयों का निराकरण करने की जो शक्ति होगी वो स्टेट गवर्नमेंट के पास में होगी, जो राजपत्र में प्रकाशित ऑर्डर के द्वारा किया जाता है। इस अधिनियम के उपबंधों में असंगत न हो, निराकरण के लिए आवश्यक प्रतीत होना चाहिए। प्रावधान प्रोविजो क्या कह रहा है? ऐसा अगर ऑर्डर होता हो तो 2 साल की समाप्ति के बाद में नहीं होगा। ठीक है, फिर आता है इसमें सेक्शन 20। नियम बनाने की शक्ति है वो स्टेट गवर्नमेंट की रहेगी। ठीक है, इस तरह से आप क्या कर सकते हो, समझ सकते हो। कौन सा? आरपी एक्ट आपका। सेक्शन 16 अवैध कोर्ट का विचारण के मामले में तो सीआरपीसी और बीएनएसएस का तत्समय प्रवृत्त किसी भी अन्य विधि के अंदर होते हुए भी अपराध का जो विचारण है इस अधिनियम के द्वारा अवैध कोर्ट के द्वारा ही किया जाएगा। और सेक्शन 17 ये सारा कुछ मैंने वहां पर बता ही दिया है। अवैध कोर्ट की नियुक्ति होगी स्टेट गवर्नमेंट राज्य हाईकोर्ट के द्वारा मुख्य न्यायमूर्ति के परामर्श से गजट नोटिफिकेशन के द्वारा किया जाएगा, और उतने सेशन कोर्ट अवैध कर सकेगी जितने आवश्यक हो। ठीक है, सेक्शन 13 ये बता दिया मैंने। सारा कुछ ये वापस आ रहा है नोट्स के माध्यम से। ठीक है, मैंने हैंड रिटन भी बता दिया आपको, और ये नोट्स भी लिखे हुए हैं। अगर आप चाहते हो तो आराम से आप हमारे जो एपीओ का ग्रुप बना हुआ है, एपीओ 2025 बाय निरेक अकेडमी, आप उसको सर्च कर सकते हैं टेलीग्राम में, और ये पीडीएफ आपको वहां पे मिल सकती है। ठीक है, चलिए चलें। अगर कोई भी ऐसा सेक्शन है आपको समझ में नहीं आया हो, या कोई भी ऐसे बिंदु आपको समझ में नहीं आया, तो आप आराम से बेझिझक कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मेरे को क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ठीक है, और आपके राजस्थान एपीओ की जो टेस्ट सीरीज है वो भी चल रही है, एपीओ मॉडल पेपर वो भी चल रहा है। आप निरेक अकेडमी एप्लीकेशन डाउनलोड करें और आराम से अपनी सुविधा के अनुसार आप क्या कर सकते हैं, ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, चलिए, थैंक यू सो मच।